हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लेट एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7 एंड वी हैव टू फाइंड ए फंक्शन g सच दैट गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू आई आर। पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर सॉल्यूशन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, तो हम इसको जनरल से कंपेयर करते हैं। सपोज if f is a function defined from a to b and we have to find a function g defined from b to a. Now here b to a में अगर r to r दिया गया है तो b to a भी r to r ही होगा, such that gof is equal to ia and fog is equal to ib. तो अगर हम गॉफ इज इक्वल टू आई ए लिखें तो ए और बी दोनों यहां पे एग्जैक्टली रियल नंबर का सेट है। तो दोनों अगर रियल नंबर का सेट है तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये आई आर होगा और ये भी आई आर होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को जी एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जो गॉफ और फॉग को आइडेंटिटी फंक्शन बना दे। इट मींस इनडायरेक्टली वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रूफ करेंगे कि फंक्शन एग्जैक्टली इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इन्वर्टिबल के लिए ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि फंक्शन को पहले 1 1 करना होता है और फिर उसके बाद ऑन टू करना होता है। तो पहले 1 1 करते हैं जनरल प्रोसेस से। For 1 1 exactly, for 1 1 we will select two arbitrary element x1 comma x2 from the domain R such that f of x1 is equal to f of x2. This implies that 10x1 plus 7 is equal to 10x2 plus 7 is implies that x1 is equal to x2. It means the function is 1 1. अब एग्जैक्टली फंक्शन 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए क्या करना होगा? फॉर ऑन टू we will select arbitrary element in their codomain and we will show that there exists the pre-image in the domain. एक और प्रोसेस है, हम उससे थोड़ा इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अगर फंक्शन का रेंज अगर हम इसके कोडोमेन के इक्वल करते हैं और यहाँ पे कोडोमेन रियल नंबर है तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि फंक्शन ऑन टू है। तो फंक्शन का यहाँ हम रेंज फाइंड करेंगे। अब द फंक्शन इज y इज इक्वल टू 10x प्लस 7। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेंज के लिए क्या करते हैं, x को y के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर रेंज जस्ट राइट x इन टर्म्स ऑफ y। तो x इज इक्वल टू y माइनस 7/10। अब अगर हम बात करें ऑल वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज रियल, तो अगर y का ऐसा वैल्यू जो x को रियल बनाए रखे तो हम ये देख सकते हैं कि x y के सारे रियल वैल्यू के लिए रियल मेंटेन रहेगा। इट मींस y कैन टेक द एनी रियल वैल्यू, सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर। और अगर यहां पर रेंज इस कोडोमेन के इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो गया तो फंक्शन इनवर्टिबल हो गया। और अगर फंक्शन इनवर्टिबल है देन f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। अगर फंक्शन इनवर्टिबल होता है तो y इज इक्वल टू f ऑफ x में हम y x इज इक्वल टू f इनवर्स y लिखते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। इट मींस द वैल्यू ऑफ x इज y माइनस 7/10। तो अब एग्जैक्टली जो g फंक्शन की बात करते हैं, तो अगर हम एक्सपैंड करके लिखे g फंक्शन, तो g इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10। तो ये रिक्वायर्ड फंक्शन हो गया जो गॉफ को आइडेंटिटी और फॉग को आइडेंटिटी फंक्शन फॉर्म कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, if is a function defined from whole number to whole number, this is whole number such that f of n is equal to n minus 1 if n is odd and n plus 1 if n is even, and we have to show that f is invertible and find the inverse of f. F is invertible, it means we have to show that this is 1 1 and onto both, and after that we will फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो अब वही प्रोसेस फॉलो करेंगे 1 1 और ऑन टू के लिए। और ये बता दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो फंक्शन है एग्जैक्टली
ये फंक्शन एक पीस वाइज फंक्शन है। तो पीस वाइज फंक्शन में 1 ऑन टू का कैसे प्रूफ होता है ये एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेट करके समझोगे सब लोग। तो ना सबसे पहले अगर हम बात करें 1 की, तो फॉर 1 we will select two element in the domain. Let x1 comma x2 belongs to whole number, say w, and this w represent the domain, such that f of x1 is equal to f of x2. Now f of x1 is equal to f of x2. तो अब अगर f of x1 और f of x2 में हम ये दोनों में कौन सा यूज करेंगे, ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम क्या फॉलो करेंगे कि x1 और x2 को हर अलग अलग केसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो केस 1 क्या है कि हम जो डोमेन में x1 और x2 सेलेक्ट कर रहे हैं वो दोनों पॉजिटिव हो सकता है, सॉरी दोनों इवन हो सकता है, दोनों ऑड हो सकता है, एक इवन और दूसरा ऑड हो सकता है। तो केस 1 में लेते हैं, if x1 is odd and x2 is even, concentrate करोगे, if x1 is odd and x2 is even, then f of x1 is equal to f of x2 implies that, now f of x1 is equal to, तो x1 अगर odd है तो f of x1 becomes, यहां से फर्स्ट केस का लेंगे x1 minus 1 and f of x2, x2 is even, it means x2 plus 1. Now this implies that x1 minus x2 is equal to 2. तो अब देखते हैं ये केस, x1 minus x2 is equal to 2. तो x1 क्या है, एक ऑड नंबर है और x2 इवन नंबर है। तो एक ऑड और एक इवन का डिफरेंस कभी भी 2 नहीं आ सकता। तो डेफिनेट है ये जो स्टेटमेंट है ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब कि हमने जो एज्यूम किया है कि x1 और x2 दो एलिमेंट इसके डोमेन में और उन दोनों का इमेज सेम है। तो अगर जनरल प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन करें, x1 x2 दो एलिमेंट जिसका इमेज सेम है, तो एग्जैक्टली हम ऐसा कभी सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो जब ऐसा सेलेक्ट नहीं कर सकते इसका मतलब हम फंक्शन को एग्जैक्टली 1 के लिए जो हम सेलेक्ट करते हैं कि f of x1 is equal to f of x2, एग्जैक्टली ये मेनी वन का केस है। तो अगर ये मेनी वन का केस है तो डेफिनेट है ये मेनी वन का केस कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये समझ लो हम दो एलिमेंट इसके डोमेन में ले रहे हैं और उन दोनों का इमेज सेम करते हैं। तो इमेज सेम करते हैं तो वहां से जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट एग्जैक्टली एक फॉल्स रिजल्ट है। इसका मतलब मेरा जो एजम्पशन है वही गलत है और मेरा जो एजम्पशन है वो मेनी वन का है, और अगर मेनी वन का एजम्पशन गलत है इसका मतलब वो फंक्शन एक 1 केस होगा। तो इस केस के लिए जो फंक्शन है वो 1 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसको मेनी वन नहीं बता सकते। तो इस केस के लिए सो फंक्शन इज 1, फंक्शन इज 1। और ये सिमिलर अप्रोच होगा जब हम x2 को इवन और x1 को ऑड रखेंगे। तो हम सेकंड केस के लिए तुम लोग खुद कर सकते हो, उसमें भी कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट मिलेगा जब x2 को इवन और x1 को इवन और x2 को ऑड रखेंगे। तो हम थर्ड केस पे आते हैं और फोर्थ केस पे जब दोनों को इवन और दोनों को ऑड रखेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं। केस 3 लेते हैं। तो केस 3 में इफ x1 and x2 both are even, then f of x1 is equal to f of x2 implies that, अगर दोनों इवन है तो हम दोनों के लिए ये केस लेंगे, x1 plus 1 is equal to x2 plus 1, 1 cancel and this implies that x1 is equal to x2, it means the function is 1. और similar for fourth case, it means केस 4 में क्या लेंगे, इफ x1, x2 आर ऑड, तो दोनों में एग्जैक्टली सिमिलर होगा। ये अब सेम आ जाएगा यहां से भी, क्योंकि दोनों में अगर हम x1 और x2 ऑड के लिए रखें तो x1 minus 1 is equal to x2 minus 1 और 1 कैंसिल होकर x1 is equal to x2। तो हम ये समझ सकते हैं x1 और x2 दोनों को डिफरेंट लेते हैं, मतलब एक को ऑड और एक को इवन। तो उस केस में क्या देखते हैं कि हम ऐसा कोई केस सेलेक्ट नहीं कर सकते जिससे कि फंक्शन मेनी वन हो जाए। तो डेफिनेटली अगर फंक्शन को मेनी वन नहीं बता सकते तो फंक्शन को 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। और थर्ड और फोर्थ केस में
जो कि ऑलरेडी हम फंक्शन को 1 1 बता सकते हैं, क्योंकि जब हम f of x1 इज इक्वल टू f of x2 करते हैं तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, जो कि जनरल प्रोसेस है फंक्शन को 1 1 करने का। तो इस तरह से हम फंक्शन को 1 1 प्रूफ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी फंक्शन को, अगेन 2 केसेस लेना होगा, ऑन टू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम ऑन टू के लिए क्या करेंगे इसमें देखते हैं। ऑन टू के लिए कौन सा लेट करना? फॉर ऑन टू लेट y belongs to whole number the कोडोमेन। अब ये जो y कोडोमेन में लिए होल नंबर में, वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो इसमें भी 2 केसेस लेने होंगे। तो केस 1 में हम लोग क्या लेंगे? इफ y is odd। तो कंसंट्रेट करना, y is odd में अब हम x को y के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों में कौन सा यूज करेंगे वो ध्यान रखना होगा। तो समझते हैं, अगर y odd है तो कहीं ना कहीं y एग्जैक्टली ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y odd होने का मीनिंग क्या है वो कंसंट्रेट करोगे। अब देखो, अगर n odd है तो n-1 डेफिनेटली एक इवन होगा। अगर n odd है तो n-1 डेफिनेटली एक इवन होगा, और अगर n इवन है तो n+1 odd होगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर y को डिनोट करता है, तो y इज ऑड अगर हम लिए हैं तो y इज इक्वल टू हम ये यूज करेंगे। तो इट मीन्स देन वी विल यूज y इज इक्वल टू n+1। तो अगेन राइट x in terms of y for the general process of onto function, n is equal to y-1 such that f of n is equal to f of y-1। तो f of y-1, तो अब ये देखते हैं ये इवन है कि ऑड है। तो अगर y ऑड है तो y-1 डेफिनेटली क्या होगा? इवन। तो इस केस में f of y-1 हम इसमें लेंगे तो क्या आएगा? y-1, हम इस n के बदले y-1 पुट कर रहे हैं। नाउ +1 कैंसिल, दिस इज y, इट मींस f इज ऑनटू फंक्शन। तो f ऑनटू आ गया। तो ऑनटू के लिए सिंपल जनरल प्रोसेस यही है। केस 2 में हम लोग क्या देखेंगे? तो केस 2 के लिए जो हम y यहां पे फर्स्ट केस में ऑड लिए थे, यहां y इवन लेना होगा। y इज इवन। तो अगर y इवन है तो कंसंट्रेट करें हम ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि n ऑड होने के बाद n-1 इवन होता है। तो y इज इक्वल टू n-1 implies that n is equal to y+1 such that we will show that f of n is equal to y such that f of n is equal to f of y+1। तो अगेन अगर y इवन हम लोग कंसीडर किए हैं तो y+1 एग्जैक्टली ऑड होगा, और y+1 ऑड होगा तो f of y+1 में हम यहां पे लिख सकते हैं y+1 - 1, 1 1 कैंसिल, दिस इज y, इट मींस f इज ऑनटू। तो दोनों के लिए ये फंक्शन ऑनटू हो गया। और जब फंक्शन 1 1 एंड ऑनटू दोनों हो जाता है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तब हम डेफिनेटली f इनवर्स लिख सकते हैं। तो f इनवर्स क्या आ जाएगा? f इनवर्स ऑफ y। तो f इनवर्स ऑफ y एग्जैक्टली क्या होता है? x का वैल्यू होता है। x के बदले हम लोग यहाँ n यूज किए हैं। तो डेफिनेट है फर्स्ट केस में जो n इज इक्वल टू है वो क्या है? y-1। तो y-1 कब? जब यहाँ पे y ऑड हो, इफ y इज ऑड। और फिर नेक्स्ट सेकंड केस में x का वैल्यू, इट मींस n का वैल्यू यहाँ पे है, तो y+1 इफ y इज इवन। इसका मतलब ये जो फंक्शन का इनवर्स मिला वो सेम फंक्शन के इक्वल है। तो हम यहां से ये भी समझ सकते हैं कि ये फंक्शन एग्जैक्टली इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इसका इनवर्स खुद गिवन फंक्शन के इक्वल होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? f is a function defined from R to R such that f of x is this one and we have to find f of x1. Simple question exactly. देखते हैं. Now f of x. So just to find this one, first put the value of f of x is equal to this. f of x square minus 3x plus 2. Now, अब again we have to find f of this one. To complete, now we have x square minus 3x plus 2 in place of x. So just replace x by the complete term in this function. So this is equal to x square minus 3x plus 2.
the whole square minus 3 into, now put the value of x is equal to this complete term, x square minus 3x plus 2 अब इसको एग्जैक्टली सिंप्लीफाई करके लिख लो, यही है एग्जैक्टली f of x। तो अगेन एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर होगा एनसीईआरटी का मिसलेनियस का ना। सो दैट दिस फंक्शन such that f of x is x by 1 plus mod x is 1 1 and on 2। तो अब अगेन इस केस में हम जब 1 1 के लिए दो वैल्यू लेंगे x1 एंड x2, तो x1 एंड x2 के लिए हम यहाँ पे चार केसेस अगेन लेंगे। एक x1 एंड x2 दोनों इवन दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक x1 पॉजिटिव x2 नेगेटिव एंड फोर्थ केस में x1 नेगेटिव एंड x2 पॉजिटिव। तो इस चारों केसेस में चारों केस क्यों डिस्कस कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो जब भी समझ लो कि गिवन फंक्शन एक पीस वाइज फंक्शन हो, पीस वाइज फंक्शन, तो पीस वाइज फंक्शन के लिए हमेशा हम अलग अलग केसेस में डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये सोचो कि अगर हम जनरल 1 1 में f of x1 इज इक्वल टू f of x2 का केस लें, तो f of x1 इज इक्वल टू f of x2 में हम जब मॉड के अंदर मॉड ऑफ x1 एंड मॉड ऑफ x2 रखेंगे, तो मॉड का एग्जैक्टली दो वैल्यू होता है, सब लोग समझते होंगे। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो अब ये अगर दो डिफरेंट केसेस होते हैं तो डिफरेंट है। अब ये डिपेंड करता है कि जो मॉड के अंदर हम लोग वैल्यू x1 या x2 रख रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसीलिए ये फंक्शन एक पीस वाइज फंक्शन है। तो पीस वाइज फंक्शन के लिए जब हम डोमेन में दो पॉइंट x1 एंड x2 लेंगे तो वो दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये x1 पॉजिटिव है x2 नेगेटिव है। तो इसलिए हम ये चारों अलग अलग केसेस में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं 1 1 के जनरल प्रोसेस में ना। फॉर 1 1 let x1 comma x2 belongs to R such that f of x1 is equal to f of x2। now केस 1 लेते हैं। तो केस 1 में हम क्या रखते हैं, x1 is positive and x2 is negative, then f of x1 is equal to f of x2 implies that, तो now f of x1 is equal to, तो first x1 by 1 plus mod of x1 is equal to x2 by 1 plus mod of x2। This implies that just x1 by 1 plus, now if x1 is positive then mod of x1 is definitely x1 is equal to x2 divided by 1 plus x2 is negative, it means if x2 is negative then definitely mod of x2 is minus of x2, it means that becomes 1 minus x2। now cross multiplication, x1 minus x1 x2 is equal to x2 plus x1 x2। this implies that 2x1 x2 is equal to x1 minus x2। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है, x1 पॉजिटिव x2 नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट डेफिनेटली एक नेगेटिव टर्म होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, LHS एक नेगेटिव टर्म है और फिर यहां से x1 एक पॉजिटिव टर्म है और x2 नेगेटिव है, और जब बीच में ऑलरेडी एक माइनस है और x2 नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये कंप्लीट टर्म एक पॉजिटिव बन जाएगा। और जब LHS नेगेटिव है और RHS पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमने जो ये एजम्पशन किया है ये एजम्पशन ही रॉन्ग है। तो ये जो एजम्पशन होता है वो किसके लिए, मेनी वन के लिए होता है, बिकॉज f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो हम दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज दिखा रहे हैं, तो डिफरेंट है। हमने जो एजम्पशन मेनी वन का किया वो रॉन्ग है। इट मीन दिस फंक्शन इज 1 1 फॉर द फर्स्ट केस इफ x1 इज पॉजिटिव एंड x2 इज नेगेटिव। और सेम केस 2 के लिए, केस 2 इफ x1 is negative and x2 is positive। तो केस 2 में भी अगर फाइंड करोगे, ये तुम लोग पे छोड़ देते हैं, तो उस केस में कुछ ऐसा ही रिजल्ट तुमको देखने को मिलेगा। और जब ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा तो अगेन ये जो मेरा एजम्पशन होगा f of x1 is equal to f of x2 वो रॉन्ग होगा और उसके लिए भी फंक्शन 1 1 होगा। तो अब मेन देखते हैं हम लोग केस 3 के लिए। केस 3 के लिए अगर दोनों को पॉजिटिव रख लें,
if x1 comma x2 both are positive. If both are positive, then f of x1 is equal to f of x2. हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो डेफिनेट है x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ x1 करेंगे तो x1 पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x1 x1 रहेगा, और x2 भी पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x2 x2 रहेगा. इट मींस x2 बाय 1 प्लस x2. दिस इंप्लाइज दैट x1 प्लस x1 x2 is equal to x2 plus x1 x2. तो अगेन कैंसिल. दिस इंप्लाइज दैट x1 is equal to x2. इट मींस द फंक्शन इज 1 1. और अगेन अगर फोर्थ केस के लिए समझ पा रहे होगे सब लोग, अगर फोर्थ केस के लिए अगर हम देखें x1 और x2 दोनों को निगेटिव रखें, तो दोनों को निगेटिव रखेंगे तो ये क्या आएगा, बस यहाँ पे माइनस ऑफ x1 और ये माइनस ऑफ x2. और ये याद रखना, मॉड जब हम लगाते हैं तभी प्लस या माइनस होता है. हम x2 को निगेटिव रख रहे हैं, हम वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं कोई निगेटिव, तो हम ये इसका साइन कभी नहीं चेंज करेंगे. x1 x2 पॉजिटिव निगेटिव सबके लिए सेम रहेगा. बस अगर मॉड लगा हो वहीं पे पॉजिटिव होगा जब अंदर का टर्म पॉजिटिव हो, और निगेटिव तब होगा जब अंदर का टर्म निगेटिव हो. तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे. ऐसा नहीं कि हम अगर निगेटिव रखेंगे तो ये दोनों को भी निगेटिव रखेंगे, ये मॉड वाले टर्म को ही निगेटिव करेंगे अगर हम x1 और x2 को निगेटिव सेलेक्ट करेंगे. तो इस तरह से हम क्या देखें अगेन कि फर्स्ट टू केसेस के लिए फंक्शन 1 1 है, लेकिन उसके 1 1 का रीजन क्या है कि हम लोग यहां उसको मेनी वन नहीं बता पा रहे हैं. फिर अगेन हम यहां पे मेनी वन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन क्या देखते हैं वो मेनी वन नहीं है, क्योंकि x1 और x2 जो मेरा मेनी वन का एजम्पशन था वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि x1 और x2 दोनों सेम है. तो इस तरह से ये फंक्शन 1 1 है. अब मेन इंपॉर्टेंट अगेन ऑन टू के लिए है, तो उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऑन टू में जब हम दो एलिमेंट लेंगे, सॉरी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे, तो आर्बिट्ररी एलिमेंट इसका होगा, और इसका वो आर्बिट्ररी एलिमेंट अगेन दो हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि -1 और 1 के बीच में कुछ पॉजिटिव रियल नंबर भी आते हैं और कुछ नेगेटिव रियल नंबर भी आते हैं. तो देखते हैं ऑन टू के लिए. फॉर ऑन टू कॉन्सेंट्रेट करना है ये भी. लेट y belongs to -1, 1. Case 1, if y is positive. अगर सोचो y पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल में अगर y पॉजिटिव हो, देन डेफिनेटली इन दिस केस y belongs to -1 to 0. मतलब that belongs to 0 to y belongs to 0 to 1, क्योंकि 0 से लेकर के 1 तक का ही नंबर एग्जैक्टली पॉजिटिव होगा, और 0 के लेफ्ट साइड में जो -1 तक रहेगा वो निगेटिव होगा. तो 0 to 1 हम कंसीडर करते हैं. देन y is equal to x डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ x. अब इसको सॉल्व करना होगा इस तरह से ताकि x को y के टर्म में लिख सकें. तो कंसीडर करना, हम इस y को क्या कंसीडर किया, पॉजिटिव. तो अगर हम y को पॉजिटिव कंसीडर किया है तो y पॉजिटिव दो डिफरेंट केसेस में हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, और दूसरा जब न्यूमरेटर भी निगेटिव हो और ये भी निगेटिव हो. तो देखते हैं, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव को इग्नोर करके हम निगेटिव का देखते हैं. तो अगर एज्यूम करो कि ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो अगर डिनोमिनेटर निगेटिव है, इट मींस 1 प्लस मॉड x इज लेस देन 0. तो मॉड x इज लेस देन -1. अब ये बताओ, मॉड x कभी -1 से छोटा नहीं हो सकता. अगर मॉड x -1 से छोटा नहीं हो सकता तो डेफिनेट है डिनोमिनेटर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, और अगर डिनोमिनेटर कभी निगेटिव नहीं हो सकता तो डेफिनेट है y को पॉजिटिव मेंटेन रखने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को होल पॉजिटिव होना होगा. इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है कंप्लीट टर्म और ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों टर्म नेगेटिव नहीं हो सकते. तो अब ये सोचो कंप्लीट टर्म एग्जैक्टली कि अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x लिखना होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x. नाउ दिस इंप्लाइज दैट y प्लस xy इज इक्वल टू x. इट मींस राइट x इन टर्म्स ऑफ y, देन x इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y. अब ये x एग्जैक्टली y का प्री इमेज शो करने के लिए अब हम क्या शो करेंगे, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ
y, जो यहाँ पे x का वैल्यू y बाई 1 माइनस वाई आया, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। तो अगेन f ऑफ y बाई 1 माइनस वाई, तो f ऑफ x गिवन है, तो जस्ट x के बदले फंक्शन में हम ये कंप्लीट टर्म पुट करेंगे। तो y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। अब समझते हैं, यहाँ पे y जो हम टर्म सेलेक्ट किए वो क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर y पॉजिटिव है, न्यूमरेटर तो सेम रखेंगे, y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई 1 प्लस। अगर y पॉजिटिव है, डेफिनेट है 0 to 1 में पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये कंप्लीट टर्म पॉजिटिव है। फिर उसी तरह 1 माइनस वाई, तो अगर y 0 से 1 के बीच में कोई रियल नंबर रखेंगे तो 1 माइनस वाई भी कंप्लीट क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो अगर y बाई 1 माइनस वाई मॉड के अंदर का टर्म कंप्लीट पॉजिटिव है, तो मॉड के बाहर आने के बाद भी वो पॉजिटिव ही होता है, इट मीन्स y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। अगेन अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये y आ जाएगा। तो इस तरह से ये फंक्शन फर्स्ट केस के लिए ऑन टू है जब हम y को पॉजिटिव सेलेक्ट करते हैं। अब इसी तरह का कुछ अपोजिट अप्रोच होगा जब हम y को निगेटिव सेलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं y निगेटिव के लिए, इफ y इज निगेटिव, case 2, if y is negative, then y is equal to x by 1 plus mod x। अब समझते हैं, अगर y निगेटिव है, और ये हम ऑलरेडी प्रीवियस केस में देखें कि ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पॉजिटिव ही होगा हमेशा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो y को निगेटिव रखने के लिए डेफिनेट है इसको भी निगेटिव होना होगा, और अगर ये निगेटिव होगा, x निगेटिव होगा, तो मॉड ऑफ x क्या होगा एग्जैक्टली, डेफिनेट है अगर x निगेटिव है तो मॉड ऑफ x माइनस x, इट मीन्स दिस implies that y is equal to x divided by 1 minus x, and again solve this to find x in terms of y minus xy is equal to x. This implies that y is equal to just 1 plus y into x, and x is equal to y divided by 1 plus y, and again such that f of x is equal to f of y divided by 1 plus y, this is equal to y by 1 plus y divided by 1 plus mod of y divided by 1 plus y. Again y is negative, if y is negative it means this is negative, and if y is negative and that belongs to definitely minus 1 to 0, then this term is also positive, or this term, sorry, this term is positive also, nahi, this term is positive, then definitely this complete term is negative, then y divided by 1 plus y divided by 1 minus y divided by 1 plus y। ऐसा क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर एग्जैक्टली नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो मॉड के अंदर का कंप्लीट टर्म नेगेटिव हुआ, और जब भी मॉड के अंदर का कंप्लीट टर्म नेगेटिव होता है तो हम मॉड के बाहर आने के बाद उसके पहले माइनस लगाते हैं, तो 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये y के इक्वल आएगा। तो इस तरह से दोनों केसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि फंक्शन एग्जैक्टली ऑन टू फंक्शन है। तो अगेन इस प्रॉब्लम के बाद अगेन हम कुछ डिस्कस कर लें। हम कभी भी अगर गिवन फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना चाहते हैं तो ये जरूर ऑब्जर्व करोगे कि गिवन फंक्शन एग्जैक्टली पीस वाइज फंक्शन है या नहीं है। पीस वाइज फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन का कोई एक वैल्यू नहीं हो सकता। एक इट मीन्स हम यहाँ मॉड देख रहे हैं, तो मॉड है तो मॉड का कोई एक वैल्यू नहीं होता। तो कभी भी फंक्शन में कुछ ऐसे टर्म प्रेजेंट हो जो पीस वाइज फंक्शन हो, तो कभी भी उस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमको डिफरेंट केसेस के थ्रू जाने होते हैं, तो वो ध्यान रखना होगा। बाकी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।